हाय एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम IS रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत पिछले सप्ताह का 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक को अर्थात 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वह विगत सप्ताह का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अर्थात नेशनल और महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है। आज से प्रत्येक शनिवार को हम लोग उस सप्ताह से संबंधित 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बांका। पिछले सप्ताह में मंदार पर्वत से संबंधित एक न्यूज आया था कि हिंदुओं एवं जैन मतावलंबियों के मध्य यह जो मंदार पर्वत है वह विवाद का कारण था। तो इसी कारण मंदार पर्वत से संबंधित हमने प्रश्न बनाया है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार के बांका जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में जल मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार के नालंदा जिले में जल मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कि बैंकों से लिए गए कर्ज पर MSME क्षेत्र के लिए अधिकतम 10% के ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कि इस नीति के तहत गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 60% कर संबंधी प्रोत्साहन देने का उपबंध किया गया है, यह गलत है। ध्यान दीजिएगा, 60% नहीं बल्कि 70% प्रोत्साहन देने का उपबंध किया गया है। और जो पहला है कि MSME क्षेत्र के लिए अधिकतम 10% के ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, तो यह जो है सामान्य क्षेत्रों के लिए यदि प्रश्न आता कि सामान्य क्षेत्रों पर कितना ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी तो इसका आंसर होगा 10%, जबकि MSME क्षेत्र पर ब्याज प्रतिपूर्ति या 10% की बजाय 12% है। तो प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ पहली बार रुपये में तेल का भुगतान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में तबला वादकों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है जल जीवन हरियाली मिशन के क्रियान्वयन में दिसंबर माह की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यदि जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें तो इससे संबंधित प्रत्येक माह में बिहार सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो जो दिसंबर माह में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके अनुसार प्रथम स्थान अर्थात जो फर्स्ट रैंक आया है वह बक्सर जिला को प्राप्त हुआ है और पटना को 14वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, पटना को 14वां रैंक और बक्सर को पहला रैंक। और यदि अंतिम स्थान की बात करें तो इस रैंक में अंतिम स्थान पर सुपौल जिला है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल जीवन हरियाली मिशन के क्रियान्वयन में दिसंबर माह की रैंकिंग में अंतिम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? अभी मैंने बताया था कि अंतिम स्थान सुपौल जिले को प्राप्त हुआ है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में देश में पहला राज्य कौन बन गया है जिसमें 100% डाइट ने बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजिटल कार्यक्रम डिजाइन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बिहार राज्य बन गया है। यदि बिहार में भी जिले की बात करें तो बिहार का भागलपुर जिला है। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, यदि देश में आता है कि कौन सा राज्य प्रथम बन गया है तो आंसर हो जाएगा बिहार, लेकिन बिहार में यदि जिले की बात करता है तो आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई बिहार पर्यटन नीति 2023 के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो बिहार सरकार का लक्ष्य है कि इस पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत कम से कम 1 लाख रोजगार को सृजित किया जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 लाख है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पर्यटन नीति 2023 के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य
आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, इस नीति के तहत भूमि स्थानांतरण शुल्क में 10% की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किया जाएगा, यह गलत है, यह 10% नहीं बल्कि 100% है। तीसरा, कि नई पर्यटन इकाइयों को आगामी 10 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, यह भी गलत है, यह आगामी 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष तक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके तहत प्रत्येक गाइड को प्रति माह 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, यह भी गलत है, यह 10,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपया प्रति माह वो लोग को मानदेय भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के तहत कितनी राशि का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षाओं में निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम एक पहल है चुनाव आयोग का, शिक्षा मंत्रालय का, सीबीएसई और एनसीईआरटी का। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कक्षाओं में निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम है वह चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय का पहल है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विकल्प 1 एवं 2 सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन बुनियाद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो मिशन बुनियाद है वह स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपाध्याय योजना अंतर्गत प्रदान की गई सहायता राशि को कितनी कर दी गई है? तो देखिए, पूर्व में 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता था इस योजना के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान समय में 2 लाख रुपया इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर सबीरा प्रकाश पहली हिंदू महिला बनी है जो कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद को नाम दिया गया है नेशनल असेंबली। जिस प्रकार से भारत में संसद का नाम संसद ही दिया गया है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में संसद का नाम नेशनल असेंबली रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो वह है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से संबंधित। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रीज को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का हथियार निर्यात किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 95,000 करोड़ रुपया का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मनीषा पाढ़ी। ध्यान दीजिएगा, जो मनीषा पाढ़ी हैं वह किसी भी राज्य के राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय सशस्त्र बल की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया गया? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी अर्थात इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम, इसका आयोजन वर्ष 2023 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ ले जाते कि पूर्व में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी अर्थात IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम, इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, अर्थात वर्ष 2021 ईस्वी में इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। तो आप लोग दोनों फैक्ट्स को याद रखिए कि इसे 2 वर्ष पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और 2021 ईस्वी में इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, जबकि 2023 ईस्वी में इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी को 2008 ईस्वी में भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की संख्या 29 है, यह गलत है। वर्तमान समय में इसके टोटल जो सदस्य हैं वह 24 हैं। नेक्स्ट, कि वर्ष 2021 ईस्वी में इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, यह सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, 1
इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित चिराग चंद्रशेखरन सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। वर्ष 2023 में 2 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं वह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। देखिए, प्रत्येक वर्ष हिसाबिक संग्रहालय द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इस वर्ष अर्थात वर्ष 2023 ईस्वी का जो यह पुरस्कार है वह इसरो को प्रदान किया गया और इस पुरस्कार की घोषणा हिसाबिक संग्रहालय द्वारा वर्ष 2015 ईस्वी में प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, ई मापी पोर्टल का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है? जो ई मापी पोर्टल है इसे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ई मापी पोर्टल का संबंध बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, हाँ इसके अंतर्गत एक और फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। देखिए, जो ई मापी पोर्टल है इसका संबंध है मुख्य रूप से भूमि की माप से। तो यदि किसी भी व्यक्ति की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि होगी और वह उसका माप करवाना चाहेंगे तो 500 रुपये की राशि फी के रूप में जमा करना होगा, लेकिन यदि शहरी क्षेत्रों में यदि भूमि की माप करना होगा तो इसके लिए 1000 की राशि शुल्क के रूप में अदा करनी होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो राशि होगी वह 500 रुपये की राशि है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग मूव करते हैं, तो वह है भारतीय रासायनिक परिषद से संबंधित। भारतीय रासायनिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार के ऐसे कौन पहले व्यक्ति हैं जो कि भारतीय रासायनिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित। तो देखिए, यह जो साहित्य अकादमी प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को प्रदान किया गया, यह गलत है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर बासुकी नाथ झा को उनके निबंध संग्रह मुझे पहचानो के लिए दिया गया, तो यह गलत है, क्योंकि मैथिली भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह डॉक्टर बासुकी नाथ झा को प्रदान तो किया गया, लेकिन इनकी जो निबंध संग्रह है उसका नाम है बोध संकेतन। ध्यान दीजिएगा, बोध संकेतन निबंध संग्रह के लिए बासुकी नाथ झा को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर के स्थान पर संजीव को प्रदान किया गया है, लेकिन इनकी जो ग्रंथ है या उपन्यास है उसका नाम है मुझे पहचानो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और बोध संकेतन निबंध संग्रह के लिए बासुकी नाथ झा को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थात प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बिहार राज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गुड अर्थ किसकी रचना है? तो देखिए, यह जो द गुड अर्थ है उसके लेखक हैं पर्ल एस बक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पर्ल एस बक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रमुख शहर में जीएसटी अपीलीय अधिकरण खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो जीएसटी अपीलीय अधिकरण खोलने की मंजूरी हाल ही में इंदौर में प्रदान की गई है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंदौर में।
नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर के सीमावर्ती देशों का युग्म इनमें से कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि लाल सागर का सीमावर्ती देश का युग्म इनमें से कौन नहीं है? पहला मिस्र, यमन, सूडान, बिल्कुल सही है। दूसरा यमन, सूडान एवं जिबूती, यह भी सही है। और तीसरा है मिस्र, सऊदी अरब एवं इजराइल, इसे अभी हम लोग होल्ड रखते हैं। और चौथा सऊदी अरब, यमन और इरिट्रिया, यह भी सही है। अर्थात इजराइल जो है वह लाल सागर के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी मिस्र, सऊदी अरब एवं इजराइल, यह जो युग्म है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? पहला, यह भारतीय न्याय संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसमें टोटल 358 धाराएं हैं, यह भी सही है। और तीसरा कि इसे लोकसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया, तो यह गलत है, क्योंकि यह लोकसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं बल्कि यह लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पारित किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था। और यह जो कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, यह भारतीय न्याय संहिता 1860 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 एवं 2। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की कुल संख्या कितनी है? तो हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रीय महत्वों की स्मारकों की कुल संख्या की घोषणा की है। तो वर्तमान समय में 3697 ऐसे भारत में स्मारक हैं जिन्हें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI द्वारा उसने राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3697। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तारित, अर्थात किस वर्ष तक के लिए पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर्ष 2026 से। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया गया और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रश्न का कि वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हरिद्वार। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में तो बिल्कुल की गई थी, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह वैश्विक आर्थिक विकास के स्थान पर एशियाई आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना था। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना का उद्देश्य था एशियाई आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना, लेकिन इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। तो इसके आधार पर यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कि इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, यह भी गलत हो गया। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का एशियाई विकास बैंक में जो कुल शेयर है वह 6.3% है। तो यह बिल्कुल सही। प्रश्न कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, अर्थात इसमें हमें सही कथन कौन सा है उसका सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 3। भारत का इसमें कुल शेयर जो है वह 6.3% है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है वह फिलीपींस के मनीला में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, INS इम्फाल के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, इसे प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसका निर्माण वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, यह गलत है। तीसरा कि यह दूसरा युद्धपोत है जिसका नामकरण पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर पर किया गया है। तो देखिए, यह पहला युद्धपोत है जिसका निर्माण पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर पर किया गया है, अर्थात तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। और दूसरा कि इसका निर्माण वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, यह भी गलत है। इसका निर्माण वारशिप डिजाइन ब्यूरो के स्थान पर इसका जो डिजाइन तैयार किया है वह वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसका डिजाइन तैयार किया है और इसका जो निर्माण किया गया है वह मझगांव
डॉक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, अर्थात दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न में सत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें विकल्प गलत हो गया है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक के, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि इसका निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया, यह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो है हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हाल ही में अंगोला ने ओपेक संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है CISF की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नीना सिंह ऐसी पहली महिला अधिकारी हैं जो कि CISF की महानिदेशक बनेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सुकृत पॉल कुमार को 5वां टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 5वां टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुकृत पॉल कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा बिलारिका ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। अब यदि चिली की बात करें तो चिली में अटाकामा मरुस्थल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिली में जो अटाकामा मरुस्थल है तो उसी अटाकामा मरुस्थल रेंज में बिलारिका ज्वालामुखी अवस्थित है। इस बिलारिका ज्वालामुखी को चिली में शैतान का घर भी कहते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, चिली में शैतान का घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बिलारिका ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष रामानुजन की जन्मदिन अर्थात 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित किए गए नुआखाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जो नुआखाई महोत्सव है वह उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया? तो देखिए शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल मंदिर ये दो ऐसे क्षेत्र या स्थान हैं जिन्हें कि हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 5वां जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन केरल में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। लेकिन फतह से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि फतह नामक एक जो रक्षा प्रणाली है वह पाकिस्तान की भी है। तो फतह रक्षा प्रणाली यदि प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा, लेकिन यदि फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम है भ्रष्टाचार का विरोध कहें या भ्रष्टाचार को ना कहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भ्रष्टाचार का विरोध करें। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित बिग हैबिट या ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबैंड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत में सैटेलाइट आधारित एक गीगाबैंड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिलायंस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।